हेलो एवरीवन, आई होप आपने हमारा लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। और आज के लेक्चर की हम ओवरव्यू की थोड़ी बहुत बात करें तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं। सबसे पहले हमने नर्स इक्वेशन देखी, और नर्स इक्वेशन सिर्फ वही नहीं देखी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.06 बाय एन इंटू लॉग की, ऐसी नहीं, हमने पूरी इस पे मैं कहूँ अगर हमने पीएचडी कर ली है, बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी हर तरीके की टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, अगर डेल्टा जी वगैरह जीरो हो उस पर बात करी हमने, ई नॉट सेल की बात करी है, ई सेल वगैरह गिवन हो, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है उसकी बात करी, देन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी, सारी की सारी बात करी है इसमें फुल डिटेल में। और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे किए हैं, और बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है हमारा, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद हम मूव ऑन कर कहते हैं फेरेडेज लॉ की तरफ, जिसमें हमने फेरेडेज के दोनों लॉ डिस्कस करे थे, एक हमारा आईटी बायोफाइल और एक मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर ऑफ सेकंड। देन फाइनली हम गए थे हमारे पास बैटरीज वाले टॉपिक पे, बैटरीज में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने देखा है, उसको कवर करा है। एंड देन हमने मूव करा था अपना ईएमएफ सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ हम मूव कर गए थे। लास्ट में हमने देखा आज का जो टॉपिक गया था हमारा लास्ट का वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो ये टॉपिक्स हमने आज के लेक्चर में कवर करे हैं और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया है। देन क्वेश्चन की बात करें तो वही हमारे 22-23 क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस करे हैं, और अराउंड मैंने आपको शायद 5 क्वेश्चन अपने होमवर्क में रखे हैं। तो उसका आंसर आपको पता है, आपको कमेंट डाउन करना है जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएं। थ्योरी पढ़नी है आपको, थ्योरी के बाद ही हम ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो उसको आपके बाद फिर जैसे ही आप क्वेश्चन करें तो आप उसको पहले वीडियो को पॉज कर लें एंड देन क्वेश्चन को ट्राई करें। इससे ये होगा तो आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एंड देन कमेंट भी करते जाएं अपने आंसर को, ताकि हम अगर आपका आंसर गलत होगा तो हम उसको भी आंसर कर देंगे कि आपका गलत आंसर है या सही आंसर है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, और हमारे यहाँ क्यूआर कोड्स हैं, इससे हमें कनेक्ट कर लीजिए, हम आपसे एक इंटरेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा ताकि। तो उसके बाद आपको पता है हमारे ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें भी आप जाके इंटरोल हो जाइए। और मैक्सिमम क्वेश्चन हम सारे सारे बल्कि एमएसटी सीईटी के पीवाईक्यूज लेते हैं, और बेसिकली रीसेंट वाले लेते हैं, क्योंकि रीसेंट वाले पैटर्न पर ही हमें फॉलो रखना है ना, कि जो रिसेंटली आ रहा है वही चांस है उसी टाइप के ज़्यादा सवाल रिपीट होंगे। सो आज का लेक्चर करते हैं अब शुरू। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने हमारा लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देख लिया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, और आई होप आपने होमवर्क का भी आंसर कमेंट कर दिया होगा। जो आपने होमवर्क के क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, और जितने भी हमने क्वेश्चन कराए थे उनको आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आज का भी पैटर्न कुछ इसी तरीके का रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, एमएसटी सीटी के फेवरेट टॉपिक। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है नर्स इक्वेशन। अब सबसे पहले नर्स इक्वेशन है क्या है, ये किस लिए बनाई गई थी, इसका यूज क्या होता है। ये नर्स इक्वेशन जो है हमारे लिए, सबसे पहले इसका जो काम होता है वो ये होता है। सबसे पहले हमने जो देखा था वो ये देखा था कि हमारी जो कंसंट्रेशन और प्रेशर जो है, हम उसको जो है एक एडीएम में एक बार एक मोलर ले रहे थे। बट हम यहाँ पे वी कैन राइट सेल पोटेंशियल, जो भी सेल पोटेंशियल होगा। उस टाइम पे हम क्या देख रहे थे, उस टाइम पे हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल देख रहे थे, बट इस टाइम पे क्या देख रहे हैं, इस टाइम पे हम देख रहे हैं कोई भी सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड का मतलब था हमारे पास एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो या कोई भी प्रेशर हो तो उस टाइम पे हम सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, उसी के लिए हमारी नर्स इक्वेशन होती है। लेट सपोज एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन में ले रहा हूँ, अल्फा ए सॉलिड ले लेता हूँ, अल्फा ए स्टोशियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट, बीटा बी, इसको मैं लेता हूँ चलिए एक्वस, और एक ले लेते हैं गामा सी, एक साथ में ले लेते हैं डेल्टा डी, इसको भी मैं एक्वस ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स ली हैं, ठीक है। अब मुझे नर्स इक्वेशन लगानी है, तो सबसे पहली चीज जो मुझे अगर पता होनी चाहिए, क्वेश्चन जो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं वो क्या होता है भाई, हमें जो है वो निकालना था सेम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट एट नॉट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर। जैसे हमें लिखना है रिएक्शन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, हम लिखते हैं वही करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रेशर ऑफ सी लिखूंगा मैं, क्यों भाई, क्योंकि गैस है तो उसका प्रेशर आएगा। देन मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखूंगा, इसकी पावर डेल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अल्फा कुछ नहीं आएगा, बीटा की पावर बीटा। तो प्रेशर नहीं, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन आएगी, क्योंकि ये सारे एक्वस में एक्वस वाले की कॉन्सेंट्रेशन, और जो सॉलिड वाली होगी उसके सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को भी एज्यूम की वो 1 ही होगी, तो हम उसको लिखते नहीं है। तो ये हमारा क्यूसी आ जाएगा, दैट इज रिएक्शन क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात नहीं करनी है हमें अभी फिलहाल के लिए, बाद में हम वो भी देखेंगे। तो अगर मुझे लिखना हो ई सेल भाई किसी रिएक्शन का, तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता होनी चाहिए, वो है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ।
लॉग क्यू सी या एल एन क्यू। ये है मेरी नर्स्ट इक्वेशन। इसमें ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल भाई हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। किसका? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। आर हमारा यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट, टी हमारा टेम्परेचर, एन क्या है हमारे पास? जो एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस। या तो गेन, क्योंकि एक गेन करेगा तो दूसरा लॉस ही करेगा, यही बात है। वेयर क्यूसी इज ये रिएक्शन क्वेश्चन एंड एफ इज फेरेडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी है 96500 कूलम। तो ये हमारा है फेरेडेज कांस्टेंट, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फेरेडेज कांस्टेंट के बारे में। तो ये हमारी क्या लिख दिया मैंने? नर्स इक्वेशन लिख दिया। बट अगर मुझे इसी नर्स इक्वेशन को लिखना हो एज, सो ई सेल जो है अब मेरा, अगर मुझे लॉग के टर्म्स में लिखना हो तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ इंटू लॉग क्यू सी। अब यहाँ पे बेस 10 हो जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बात होती है टेम्परेचर की, अगर मेरा टेम्परेचर जनरली 298 केल्विन पर ही हम बात करते हैं, तो हम अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो क्या क्या चीजें हमें पता है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले मुझे आर की वैल्यू पता है, मुझे टी की वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू पता है, मुझे एन नहीं पता, मुझे ये पता है। तो मैं इसको एक डायरेक्टली छोटे फॉर्म में करके लिख सकता हूँ, दैट इज ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ऑफ आर टी बाय एफ की वैल्यू वी नो, ये अप्रोक्सीमेटली 0.059 होती है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग 10। ये हमारी एक जनरलाइज इक्वेशन होगी, जिसको हम भर भर के यूज करेंगे क्योंकि ये काफी इजीली पड़ जाएगी। तो ये जो 0.06 है ना, इसको ऐसे लिखा है, 0.059 होता है, इसको अप्रोक्सीमेटली वी विल यूज 0.06, ताकि हमारे कैलकुलेशन में ये ईज पड़े। ये हमने लिख दिया है इसके बारे में, दैट इज नर्स इक्वेशन को हमने अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से पढ़ लिया है कि नर्स इक्वेशन में क्या होता है। अगर प्रेशर आएगा तब भी हम वो चीज देख लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं नर्स इक्वेशन में ही क्या क्या और चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। हम सभी ने एक टर्म का नाम सुना है जो कि होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको वी विल राइट एज डेल्टा जी। तो डेल्टा जी हमें पता है क्या होता है। अब डेल्टा जी का रिलेशन हमारे पास एक ई नॉट सेल से होता है, वो कैसे? तो डेल्टा जी है ना, वो सबसे पहले ही होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये दो चीजें हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है मेरी वो जीरो होती है, वी ऑल नो, ठीक है। डेल्टा जी मेरा जीरो हो गया, तो ये चीज मेरी जीरो हो गई, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। और जो मेरा इक्विलिब्रियम पे क्यूसी है वो बन जाता है के बराबर, तो ये बन गया मेरा लॉग के। तो जो मेरी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी वो इक्वल आती है माइनस ऑफ 2.303 आर टी इंटू लॉग बेस 10 के। ये मेरे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है, दूसरी चीज क्या करते हैं, यूज करते हैं भाई नर्स इक्वेशन। पढ़िए नर्स इक्वेशन में एट इक्विलिब्रियम एक और बात ध्यान देनी है कि जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम जो मेरा ई सेल है, नॉट ई नॉट सेल बट ई सेल विल बी, लेट मी पुट डायरेक्टली के ई सेल इज इक्वल टू जीरो, ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन। लॉग क्यू को मैं क्या लिख दूंगा इस बार मैं लॉग के लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो लॉग के है वही मेरा क्या होता है एट इक्विलिब्रियम पे क्यू के बराबर होता है। सो ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब जो ई नॉट सेल वो इक्वल आ रहा है मेरे 2.3। अब मैं इसको वापस ओपन करके लिख देता हूँ ताकि जैसे मैंने हमने पहले देखा था ना, इसको जहां से डिराइव करा था वो 2.303 आर इंटू लॉग के, ये मैंने इसको लिख दिया है। क्या आप सभी को यहाँ से दिख रहा है कि ये जो डेल्टा जी नॉट है इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इसके माइनस के इक्वल है? कहने का मतलब ये है ई नॉट सेल मेरा बराबर है माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय एन एफ के। और फाइनली जो मेरे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। दीज फॉर्मूलेज वी हैव टू रिमेम्बर। अगर हमें कुछ भी चीज गिवन हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आ गए हैं। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं हर हाल में। अब जो डेनियल सेल होता है ना मेरा, डेनियल सेल, उसके जो ई नॉट सेल है, डेनियल सेल का जो मेरे ई नॉट सेल होता है उसकी वैल्यू आती है लगभग 1.1 वोल्ट के इक्वल।
और डेनियल सेल में हमने जो पढ़ा है वो जनरली हमने देखा है कि कॉपर और जिंक की बात होती है। तो जो हमारी रिएक्शन होती है, मैं अगर उसको लिख दूं तो जेड एन मेरा जा रहा होता है Zn2+ में, क्योंकि वहाँ हो रही है ऑक्सीजन वहाँ, ठीक है। तो ये 2+ होता था, ये जा रहा होता Zn2+ में, मिल रहा होता था मुझे Cu, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ, सबसे पहले एन का देख लेते हैं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। क्या जिंक 0 से 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन लगे? दो। कॉपर ने कितने एक्सेप्ट करे? दो। तो लॉस भी दो हुए, गेन भी दो हुए, वैसे भी बराबर ही होते हैं, तो एन की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे ई नॉट सेल की लगभग वैल्यू इतनी होती है, तो अगर मुझसे डेल्टा जी नॉट पूछा जाए कि कैलकुलेट द डेल्टा जी या फिर मैक्सिमम वर्क किसके लिए, डेनियल सेल के लिए, तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि -2 -NF ई नॉट सेल लगा रहा हूँ, एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल इज -1। तो ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है ये मेरी लगभग इक्वल आती है -212 किलो जूल के। ये आती है किसके, डेनियल सेल के डेल्टा जी। सिमिलरली अगर हम इसका के भी निकालने जाते हैं ना, तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा डेल्टा जी को -RT ln K से, तो मेरा जो के है वो लगभग इक्वल आता है 10⁻⁶ के। ये दो चीजें हमें याद रखनी है, डेटा वाली चीज है, वैसे डेटा नहीं है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है। बस हमें ई नॉट सेल पता होना चाहिए, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर याद नहीं रखना तो। ये आता है। टाइम कम है इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं सर कि इनके साइन वाइन की बात करनी है कुछ हमें, कि साइन क्या क्या चक्कर होता है, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। डेल्टा डी नॉट इज इक्वल टू -F ई नॉट सेल होता है, वी ऑल नो। दूसरी चीज वी नो की डेल्टा जी नॉट जो है वो मेरा इक्वल होता है -RT ln K के। ये दो चीजें हमें अभी के लिए पता है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ मेरा डेल्टा जी है नेगेटिव, डेल्टा जी है नेगेटिव, और मैं इसको इक्वेट कर रहा हूँ अभी मैं ई नॉट सेल वाली दूँ, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर मेरा डेल्टा जी हुआ नेगेटिव, अगर ये मेरा नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एन तो पॉजिटिव रहेगा, एफ भी पॉजिटिव, तो इसको होना ही पड़ेगा पॉजिटिव हर हाल में। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसको हर हाल में पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, तो मान लेते हैं दोबारा से देखते हैं, ये नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो मतलब ये माइनस और वो माइनस कैंसिल हो जाएगा डेल्टा जी का, ठीक है। अगर ये माइनस कैंसिल हो तो इसका मतलब जो आर टी है ये तो पॉजिटिव ही है, मतलब एल एन के की वैल्यू जो है पॉजिटिव आनी चाहिए। सो एल एन के जो है हमारा कब पॉजिटिव होगा, एल एन के हमारा जो है बेसिकली ग्रेटर देन वो आना चाहिए, एल एन के मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये जब आएगा जब हमारा जो वो है दैट इज के की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर के हमारा 1 से छोटा हुआ तो मतलब लॉग में नेगेटिव आती है वैल्यू, हमें पता है कि के में जैसे ही 1 से कोई भी छोटी चीज डालते हैं तो वो नेगेटिव आती है, तो के की वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। सो के जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में। सिमिलरली उल्टा होगा दूसरे केस में, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव ही रहेगा भाई, तो नेगेटिव, अगर इस पूरे को पॉजिटिव होना है तो इस नेगेटिव को हटना पड़ेगा, ये नेगेटिव का बढ़ेगा तब ये नेगेटिव होगा, तो ये हटेगा। दूसरी बात, ये नेगेटिव है और हमारे पास, तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब के को जो है वो छोटा होना पड़ेगा 1 से, अगर एल एन के को नेगेटिव बनाना है। जैसे ही एल एन के नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और वीनो के हम कहाँ से शुरू करा था, हमने डेल्टा जी से शुरू करा था, तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें भी हमें ध्यान रखनी है, आगे एक टेबल आएगी उसमें भी हम एक ही बार में इस चीज को समझ लेंगे क्या क्या बात हुई थी। अब चलते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन सेल की तरफ, एक टॉपिक आता है हमारा कंसंट्रेशन सेल। अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था कि ई नॉट सेल जब हम निकाल रहे थे, तो हमने देखा था जो कंसंट्रेशन और प्रेशर थे ना वो दोनों कंपार्टमेंट में सेम था। अब हम बात करेंगे कि जो कंसंट्रेशन है ना वो सेम नहीं होगी। अच्छा, सेम नहीं होगी तो मतलब क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो कुछ चीज हमें सेम करनी पड़ेगी। या तो हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम लें, जो हमारे सिलेबस में जनरली, अगर मैं दिखाऊं एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जो है, या तो सबसे पहले इनसे क्या मिलेगा हमें देखने को, या तो हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर मिलेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, एंड सेम इलेक्ट्रोड्स होंगी। सेम इलेक्ट्रोड से क्या फायदा होगा कि अगर एक जिंक की इलेक्ट्रोड है, एक जिंक की एनोड है, तो जिंक की ही कैथोड होगी। अच्छा, ऐसा होगा तो इससे सर फायदा क्या होगा? अगर हमारे पास जिंक की ही एनोड है और जिंक की ही कैथोड है तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें पता है, अगर हमारे पास इसका ई नॉट सेल हम निकालने जाएं, आर प्रेजेंट किसमें, इन बोथ कंपार्टमेंट ऑफ ई सेल, अगर हम इसका ई सेल निकालने जाएंगे, अगर हमारे पास दोनों के दोनों सेम है मतलब जिंक है, तो जो जिंक का एनोड का कैथोड पोटेंशियल जो इन ई नॉट सेल होगा, वो हमारा ई नॉट सेल आता है रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस एनोड के इक्वल आता है, ठीक है। तो जो दोनों होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही रिडक्शन है, तो दोनों रिडक्शन तो इक्वल ही होंगे। तो वो ई नॉट सेल जो है हमारा ऐसे केस में जीरो आ जाएगा। कैसे केस में जीरो आएगा? जब हमारे पास क्या हो, सेम इलेक्ट्रोड हो। ये चीज ध्यान रखनी है कि सेम इलेक्ट्रोड होगी तो जीरो होगा। डिफरेंट क्या होगा?
कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, तब हमारी ई सेल की कुछ वैल्यू होगी, बट ई नॉट सेल उस केस में जीरो होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास जिंक का मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, जिंक मेरे पास सॉलिड है, ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में। ये क्या लिख दिया मैंने, ये कैथोड साइड लिख दी, एंड एनोड साइड लिख देते हैं। चलिए, ये मैंने दूसरी साइड लिख दी, सॉरी एनोड साइड ये है, ये कैथोड साइड है, थोड़ा सा बोलने में गलती हुई, ये सॉलिड। अब यहाँ पे लेट सपोज कंसंट्रेशन क्या, मुझे जिंक की कुछ लेनी चाहिए नहीं, जेड एन आयन की कोई कंसंट्रेशन नहीं होगी। इसकी मैं ले रहा हूँ C1, इसकी मैं ले रहा हूँ C2। ठीक है, ये ले रहा हूँ। अब लिखते हैं इसकी रिएक्शन लिखते हैं। तो जिंक कैसे बताया था मैंने, जिंक प्लस ये वाला, यहाँ पे ये चीज ध्यान आएगी कि जो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड करिए, राइट वाले को राइट से ऐड करिए, Zn2 + Zn। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आएगी मेरी C2, यहाँ पे आएगी C1। क्यों? क्योंकि ये वाला हमने यहाँ लिखा है, ये वाला यहाँ लिखा है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कैसे इक्वेशन भी बनानी है, ये भी हमें आनी चाहिए, और कॉन्सेंट्रेशन फिर हम करेक्टली लिख पाएंगे, ये चीज आ गई। ठीक है, अब हमें लगानी है नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.06 बाय एन इंटू लॉग क्यूसी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लॉग क्यूसी निकाल लेता हूँ, क्यूसी निकालू। ठीक है, लॉग क्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, रिएक्ट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट C1/C2 के इक्वल आ जाएगी लॉग क्यू, सॉरी क्यू सी की वैल्यू खाली लॉग, ये क्यू की वैल्यू आ गई मेरी C1/C2। C1 इसकी कॉन्सेंट्रेशन, C2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, अब लगाते हैं नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना है, 0 माइनस ऑफ 0.06 बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो 2 डिवाइड बाय लॉग किसके, C1/C2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो -0.3 आएगा। अब ये माइनस को मैं इधर भेज रहा हूँ, माइनस जैसे ही आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये 0.03 लॉग ऑफ C2/C1 आ जाएगा मेरा ई सेल। इसी तरीके से बस इसी को हमें ध्यान रखना है, एक चीज हमें समझनी थी। अब जितने भी हैं सारी इसकी एप्लीकेशन बेस्ड ही आएगी कि हमें कैसे कैसे करना होगा। अब हम प्रेशर वेरी कर देंगे, हो सकता है हम प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों वेरी कर दें, बट हमारा एलिमेंट जो है वो सेम रहेगा, ये चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। सिमिलरली हमारा हाइड्रोजन में भी आएगा कि उसकी SHE में हमने पढ़ा था, उसका जो ई नॉट होता है वो 0 होता है SHE का। तो हम उसमें हाफ सेल रिएक्शन भी पढ़ते हैं कि हम जो हाइड्रोजन के लिए, तो हम हाफ सेल के लिए भी ये इनर्स इक्वेशन अपनी यूज कर लेते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा कंसंट्रेशन सेल के बारे में। सो अब हाफ सेल के लिए भी देख लेते हैं, अगर हमारे पास प्रेशर या कंसंट्रेशन वगैरह हमें वेरिएबल फॉर्म में दे रखी हो इन केस ऑफ हाफ सेल। सो हाफ सेल मतलब क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो ई सेल, उसके लिए हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ई हाफ रिएक्शन, ई हाफ सेल रिडक्शन, या फिर रिडक्शन की बात करें या ऑक्सीडेशन की, कोई ऐसा वो नहीं है। व्हेन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज वेरिएबल ले लेते हैं, प्रेशर भी वेरिएबल है एंड कॉन्सेंट्रेशन इज वेरिएबल। सर ये क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन इज वेरिएबल, समझते हैं अभी इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। लेट सपोज एक रिएक्शन में ले लेता हूँ, हाइड्रोजन है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बन जाएगा, मिलके हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ठीक, अब इसको बैलेंस करना है। सर कैसे बैलेंस करें, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 यहाँ लगाया। अब यहाँ पे चार्ज अनबैलेंस हो गया, तो चार्ज के लिए भी मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस है। सो हमें पता है ई सेल का फॉर्मूला वही हम लगाएंगे जो हमारा था, कि दैट इज ई सेल फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल ये क्या है, हाफ रिएक्शन है। हाफ सेल का मतलब क्या है, मैं या तो एनोड की बात करूंगा या खाली कैथोड की, फुल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। कैसे पता लगेगा सर, फुल और हाफ के बारे में बात करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन हो तो मतलब हाफ की बात हो रही है, जब भी इलेक्ट्रॉन नहीं गिवन हो तो मतलब वहां पे फुल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हाफ की बात हो रही है। ई नॉट सेल क्या होता है, 0 माइनस 0.06, इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर क्या आ रहा है, 2, एन फैक्टर 2 आ रहा है, लॉग ऑफ। अच्छा, अब क्यूसी इस केस में क्या होगा, इसको अगर मैं प्रेशर ले लेता हूँ सपोज पी, कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूँ मैं सी, तो जो क्यू सी है, जो क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरी पी अपॉन सी का स्क्वायर। सी का स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज दिस, सो पी अपॉन सी का स्क्वायर मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर अब क्या किस केस में आएगा, जब मेरा प्रेशर और वो वेरिएबल है। अब ये माइनस है तो वही सेम मैं करूंगा, तो फाइनली मेरा जो अल्टीमेटली आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ C² बाय P में आंसर करूंगा, ये माइनस भी यहाँ से चला जाएगा क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ये मेरा ई सेल की वैल्यू आएगी जब प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन वेरिएबल हो, जब कब किसकी बेस में, हाइड्रोजन के केस में और हाफ सेल रिएक्शन के केस में। तो ये हमारा हाइड्रोजन के लिए ही पूछी जाती है क्योंकि इसी का ई सेल जो है वो हमारा 0 होता है। सो ये हमने हाइड्रोजन वाली बात भी देख ली, अब बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर मेरा डेल्टा जी मेरा नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये के ग्रेटर देन होगा। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब जितना ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी ज्यादा हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो वही करस्पॉन्डिंगली क्या ये मतलब हो गया, जितना ज्यादा ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा उतनी बढ़िया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बिल्कुल सही। अब देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अगर डेल्टा जी मेरा छोटा हो 0 से, तो के क्या होगा सर, के मेरा ग्रेटर देन 1 होगा। हमने देख लिया, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और हमारा ई नॉट सेल ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, मतलब रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है। ई नॉट सेल पॉजिटिव,
ये नेगेटिव, ये ग्रेटर देन वन, ये कह रहा है फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर मेरे पास डेल्टा जी नॉट जीरो हो तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्शन जैसे ही 10 जीरो वन होती है और ई नॉट सेल भी मेरा जीरो हो जाएगा एट दिस पर्टिकुलर केस। देन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर मेरे पास कोई भी ई नॉट सेल है ना, जैसे किसी भी रिएक्शन का ई सेल है, वो मुझे पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है तो मतलब बात ठीक ठाक चल रही है। बट कहीं नेगेटिव आ जाए तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी कि भाई ये रिएक्शन जो है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है। तब हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं। दूसरी चीज याद रखिए, ये ई नॉट सेल और इसका चार्ट बना रखा है एक एरो के, मतलब ये ई नॉट सेल, ये डेल्टा जी नॉट, तीनों आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं, ये बराबर होता है माइनस एन एफ नॉट सेल के, ये होता है माइनस आर टी एल एन के, और इस नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन के। और ये तीनों का रिलेशन आपस में बताया कि हाउ दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये हमने बात कर ली है थोड़ा सा इसकी उसके बारे में भी। अब शायद आएंगे क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्वेश्चन वाले पार्ट पर चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो हमें किसके बीच में रिलेशन बताना है, हमें ई नॉट सेल के बीच में बताना है, और साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है कि भाई इनका आपस में क्या रिलेशन है। विद द हेल्प ऑफ क्या बता पाएंगे, हमें पता है एक ही इक्वेशन बता दी जो होती है नर्स्ट इक्वेशन। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की बात कर रही है तो हमको सबसे पहले ये चीज देखनी होगी, ई सेल बराबर जीरो हो जाएगा हमारा सीधा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, यस, ये उड़ा दीजिए, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। अब लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये जीरो हो गया, माइनस ई नॉट सेल माइनस ऑफ 0.059 लिख दिए या फिर 0.06 लिख दिए डिवाइड बाय लॉग ऑफ के। ठीक है, अब इसको उधर भेज देते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको उधर भेज दिया तो ये आ जाएगा हमारा किसके इक्वल, 0.059 टू डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी के। हमारा बी नहीं होगा क्योंकि इसमें ये जो है रेसिप्रोकल हुआ रखा है, ये वाला पार्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बहुत इजीली टैकल कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करते रहिए, हम थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही अपने लेक्चर्स में कवर करते हैं। आपको बस लगे रहना है मेहनत करके। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि लास्ट डे तक लगे रहिए। जिस लेवल पर आज आप हैं, आप एग्जाम देने जब जाएंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पर होंगे। तो आपको मेन चीज ये होती है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो बिल्कुल आप बेसिक से ही यहाँ पे देख रहे होंगे हम करा जा रहे हैं। बट हाँ, टाइम कंस्ट्रेंट है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जितना जाते हैं ऑलमोस्ट उतना इनफ होता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। ये नहीं कह रहा मैं हर कुछ बिल्कुल सभी कुछ कर पाए, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेते हैं। आपको बस घर जाके मेहनत करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। वी ऑल नो कि मतलब मेहनत करनी है, जब भी तो कुछ अपनी लाइफ में भी हम सक्सेस पा पाएंगे। कि अगर कुछ ना कुछ मेहनत करी होगी तो एग्जाम का भी यही है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर देख लिया बस बहुत कुछ है, नहीं। 1 घंटा घर पे जाके भी एटलीस्ट पढ़ें, कि और चीज़ों को भी टाइम देना है आपके पास। फिजिक्स होगी, मैथ्स होगा करने के लिए, जो लोग होंगे किसी के पास बायो होगी, सो उसको भी टाइम देना है। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि इसको पूरे पूरे दिन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम दिए, सबको डिवाइड करके टाइम दिए अकॉर्डिंग टू वेटेज दिए। जैसे हम 12th कर रहे हैं तो उसकी वेटेज ज्यादा है, तो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है 12th का। ठीक है, सो चलिए थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 प्लस 0.02 मोलर इफ इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, अच्छा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि Zn2 प्लस से कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग इन Zn में। सो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, इस वाले को इस साइड लिखते हैं, उस वाले को दूसरी साइड लिखते हैं, हमें पता है। अब यहाँ पे प्लस करना होगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.02 मोलर। ठीक है सर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी कुछ नहीं लेते, हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, निकालना क्या है सर, मुझे निकालना है मुझे ई सेल। सो वी ऑल नो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, दैट इज दिस, माइनस ऑफ 0.06 डिवाइड बाय एन, कितना दिख रहा है यार, 2 दिख रहा होगा, लॉग ऑफ वॉट, लॉग किसका, लॉग ले लूंगा मैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है, नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ही लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा 1 ही लेते हैं, कोई जीरो वीरो नहीं लेते, कभी कोई जीरो समझ ले। 1 डिवाइडेड बाय 0.02 लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो बन रहा है -0.76, माइनस ये हो जाएगा 0.03, मैंने कैंसिल करा, इनटू log 50। log 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, हमें गिवन है log 50 की वैल्यू, दैट इज 1.699। मैं इसको 1.7 ले रहा हूँ क्योंकि भाई बहुत पास हो जाएगा ना फिर, तो 1.7 ले रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगे। सो 1.7 को जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.51 के इक्वल, आई गेस। तो ये हो जाएगा 0.51 के इक्वल। क्या माइनस में भी होगा? हाँ, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली 0.51 नहीं होके ये आएगा 0.52।
051। अब इसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.811 वोल्ट के आसपास। सो नेगेटिव में ही है, यस नेगेटिव में ही आ रहा है क्योंकि दोनों चीजें ही नेगेटिव है। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका जो रिवर्स है वो हो सकता है पॉसिबल हो, बट ये रिएक्शन हमारी कहीं ना कहीं नॉन स्पॉन्टेनियस है। ऐसे एडिशनल बताते हैं कि सोचने का तरीका इस तरीके से भी हमें सोचना चाहिए चीजों को। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द ई सेल फॉर Zn इज Zn1 प्लस 2 प्लस सॉरी देन क्रोमियम 3 प्लस। ओके, सो मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये, तो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, Zn प्लस लिखूंगा यहाँ। अब यहाँ पे क्रोमियम लिखूंगा, क्रोमियम क्या है सर, 3 प्लस है, ठीक है। इज गिविंग मी व्हाट, इज गिविंग मी जिंक 2 प्लस प्लस यार। क्या रिएक्शन बैलेंस है, भी ऑल हम सबको दिख रहा होगा कि ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, एक जिंक एक क्रोमियम, एक जिंक एक क्रोमियम है। बट क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं सर, चार्ज बैलेंस है, यहाँ +3 यहाँ +2। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा हमें 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके चार्ज बैलेंस होगा। क्योंकि यहाँ ऑड और इवन का गेम हो रहा था, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे आप कितना अच्छा क्वेश्चन ये बन गया है। सो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, इसकी भी है 0.1 मोलर, ठीक है, दोनों की इक्वल है। तो कुछ लोग समझेंगे इक्वल कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं हम वो तो नहीं लगा देते, अपने ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड कर देते, नहीं जी वो नहीं कर देता। वो हम इक्वल पे नहीं, वो हम करते थे जब खाली 1 मोलर होती थी, ये ध्यान रखना। क्यों भाई, अभी इसको भी समझेंगे, ठीक है। सो हमें निकालना है ई सेल। ई सेल का फॉर्मूला जो होता है, ई नॉट सेल दैट इज 0.02 माइनस 0.06 बाय एन इंटू लॉग क्यू लूं या के क्यू ही लूं। अब निकालनी है हमें क्वेश्चन की वैल्यू, दैट इज क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सो सबसे पहले क्यू की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालूंगा, आपकी ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, इसकी पावर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर 2। दिस इज व्हाट वी हैव टू फोकस के, यहाँ पे जो पावर का सिग्निफिकेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ आया है। तो ये पहली चीज हमने क्या निकाली, यहाँ पे हमने क्यू निकाल लिया है, जो कि अब ये कैंसिल हो जाएगा ये इससे, तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। इसको 10.1 लिख देता हूँ, 10 की पावर -1। दूसरी चीज, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देखेंगे यार +3 है, यहाँ +2 है, अब ये कैसे निकालेंगे। तो अब क्या आप यहाँ पे टोटल चार्ज देख पा रहे हैं, एक क्रोमियम पे +3, दो क्रोमियम पे कितना है, +6। कितना चेंज आ रहा है इनका, 6 आ रहा है क्रोमियम से। एक जिंक पे +2, तीन जिंक पे कितना चार्ज होगा, तीन जिंक पे हो जाएगा +6, तो एन की वैल्यू हमारी 6 ही आ रही है। सो पुट कर देते हैं वैल्यू 0.02 एज इट इज माइनस 0.06 विल रिमेन एज इट इज डिवाइड बाय वी विल राइट 6 लॉग ऑफ 10⁻⁻1, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये पीछे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.01 और log 10 is 1। तो ये आ रहा है मेरे पास 0.03 वोल्ट। देख रहे होंगे कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2023 में हमसे पूछा गया था। सारे फैक्टर इसने इंक्लूड कर दिया, हमसे एन निकलवा लिया बढ़िया तरीके से, हमसे क्यूसी की वैल्यू निकलवाई बेहतरीन तरीके से। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें टैकल करना है क्वेश्चन को, चीजों को समझ के करना है। कि इनर्शिया क्वेश्चन का अगर हमें पूरी तरह से आता होगा, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए उसके लिए लिखना कि के क्यूसी कैसे लिखते हैं, देन एन हमें एग्जैक्टली निकालना आना चाहिए। तो उसी वजह से मैंने और ये क्वेश्चन लिया कि मैं आपको एन भी सिखा सकूँ कि कैसे अगर आपको निकालना हो ना एन, तो कैसे निकालेंगे। आपको टोटल देखना है, टोटल चार्ज ऑन दिस पूरी स्पीशीज, टोटल चार्ज ऑन दिस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एक और हमें एक्सप्रेशन सा अच्छा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, समझते हैं इसको, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज टू फाइंड द सेल पोटेंशियल ऑफ कैडमियम से कैडमियम 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस से कॉपर की तरफ। अच्छा, तो हमें इसका सेल पोटेंशियल की बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना होगा। सी डी प्लस सी यू 2 प्लस इज गिविंग मी वॉट, इज गिविंग मी सी डी 2 प्लस विद रिस्पेक्ट टू सी यू, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ना कोई इनकी कॉन्सेंट्रेशन होगी जो कि हमें नहीं पता, कुछ भी होगी, ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे। अब लगाते हैं नॉस्टिक क्वेश्चन। सो नॉस्टिक क्वेश्चन किसके लिए होती है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन की वैल्यू देखते हैं, इनटू लॉग ऑफ व्हाट, इनटू लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। अब लॉग क्यू की वैल्यू कहाँ से निकालें, अब देखते हैं एन क्या होगा। सर एन की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको सीधा से दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 ही होगी, यहाँ रिएक्शन भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए बिना किसी देरी के। तो ये मेरा आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.03। अब लॉग क्यू की वैल्यू निकालनी है सर, लॉग तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट अपॉन सॉरी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या है, सी डी है, और ये है मेरा ये।
ये इसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। अब क्या ऐसा ऑप्शन है, देखते हैं भाई। ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.3, हाँ ये अप्रोक्सीमेटली, बट इन्होंने ये लिख रखा है, क्या ये आंसर है? हाँ ये आंसर तो लग रहा है। एक बार और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, या CD2 प्लस, या इन्होंने इसको प्लस कर रखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 0.59 ले रखा है, ये अप्रोक्सीमेटली उसी के इक्वल होगा ना। इन्होंने 59 लेके करा है, हम 6 लेके कर रहे हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट तो आना चाहिए, वरना कितनी कैलकुलेशन करेंगे भाई बैठ के एग्जाम में। सो हमारा आंसर आता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसको वैसे ये और भी अच्छा ये कर सकते थे कि अगर इसको बाय चांस ऊपर लिख देते और इसको नीचे लिख देते और यहाँ पे प्लस कर देते, तब बच्चा फंस सकता था कि भाई लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ जाती उसे कि भाई ये कैसे करेंगे। तो ये भी हमने एक अप्रोच बताई आपको, ऐसे भी वी कैन डू क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which equation from the following correctly represents electrode potential of SHE? अच्छा, तो अब बात हो रही है SHE। सर SHE क्या थी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी बात करनी है, तो इसकी बात करने से पहले हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, जो हमने बात भी करी थी अपने लेक्चर में, कि 2 हाइड्रोजन + 2 इलेक्ट्रॉन इज गिविंग मी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे इसका कुछ प्रेशर होता था और इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होती थी। ये बातचीत हमने करी थी अपने लेक्चर में ही ड्यूरिंग द थ्योरी। तो थ्योरी की ही चीज यहाँ पे अब रिपीट होने जा रही है, जो एकदम एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आ रही है। आप देख रहे होंगे हमारी जो डायरेक्ट पढ़ा था वही चीज आ रही है। देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ई सेल किसको लिख रहा हूँ मैं? ई सेल को लिख रहा हूँ ES2। ES2 मतलब ई सेल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज 0 माइनस 0.06 बाय, क्या लिखना है यहाँ पे लिखते हैं अभी वो, लॉग ऑफ, अब क्या लिखूंगा मैं? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू इट्स पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज 2। ये लिखा। अब यहाँ n क्या आएगा? n सीधा सा दिख रहा होगा भाई, 2n, तो यहाँ 2 लिख दूंगा। तो EH2 जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है माइनस ऑफ 0.03 लॉग ऑफ प्रेशर किसका? हाइड्रोजन गैस का, डिवाइडेड बाय इसकी कॉन्सेंट्रेशन। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये, अब देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने अपॉन 2 लिख रखा है, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ये तो पहले ही काट देते हैं क्योंकि ये 0 होता है, 1 भी काट देते हैं, ये भी 0 होता है। अब बचे ये दोनों, ठीक है। अब इनको देखते हैं। यहाँ पे क्या? माइनस दिस इंटू लॉग 2 कहाँ से है? 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना, ये काट दो तो बचा ही। ये सही लिखा इन्होंने, यस। ऑप्शन सी ही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने वो देख लिया है डिस्कस कि ये हमारा ES2 वगैरह ये सारी कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे हमने इसको डिराइव भी कर लिया है। अभी क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द सेल। अच्छा, एक सेल दे रखा है, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। क्या गिवन है हमें? हमें ई नॉट सेल गिवन है। अच्छा ठीक है। सो सबसे पहले हमें पता है जो डेल्टा जी नॉट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? -N × F इंटू ई नॉट सेल, ठीक है। अब यहाँ n कैसे निकालें सर? n के लिए रिएक्शन लिख लेते हैं, बेटर रहता है हमारे लिए। Sn को मैं दे रहा हूँ Ag प्लस इज गिविंग मी SN2 प्लस Ag, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, रिएक्शन तो बैलेंस है बट चार्ज बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा और n की वैल्यू 2 पा लूंगा, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब रिएक्शन मेरी बैलेंस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे वैल्यूज पुट करनी है जो कि है -NF इंटू ई नॉट सेल, ठीक है। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है जी, इंटू, अब माइनस ये आ गया 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या होती है? 96500 इंटू 0.90 दे रखा है हमें। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 2 को हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 96500 से, ये आएगा 19300 इंटू, इसको मैं कर देता हूँ -0.9 से, रहा है 173.7 किलो जूल के इक्वल, वो भी माइनस का। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप कर ही लेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, इस टाइम पे बस हमें रिएक्शन दे रखी है और हमसे डेल्टा जी नोट के बारे में पूछा है, जो इक्वल होगा किसके? -n कितना है? यहाँ सीधे से दिख रहा है 2 है, इंटू 96500 इंटू 2.23 के इक्वल हो जाएगा। आंसर हमें ये दिखना होगा कि भाई यहाँ पे हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं? दो, हमारा आंसर जो है नेगेटिव में ही आना चाहिए, क्योंकि हमें दिख ही रहा है ये तो नेगेटिव में आना ही चाहिए। बट यहाँ पे जो है एक आंसर है जो हमें पॉजिटिव दे रख, दो आंसर बल्कि पॉजिटिव दे रखे हैं, तो उसको हमें सीधा सा उड़ा देना चाहिए और हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, 39 किलो जूल के इक्वल, जो कि 4 के ही इक्वल होगा। सो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन डेल्टा जी पे आए हैं आप देख रहे होंगे। पिछला वाला क्वेश्चन भी 2023 का था, ये वाला भी 2023 का है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या करना
इसमें करना है कैलकुलेट ई नॉट सेल। अच्छा ई नॉट सेल बताना है हमें। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है लिए हम हमने डेल्टा जी नॉट वाला देखा, हमने नर्स इक्वेशन लगाई। अब हमसे इन्होंने ये भी पूछ लिया कि आप ये बताइए कि ये जो होता है हमारा दैट इज दिस वन। हाँ 1.2 हमारा के दे रखा है हमें, और हमसे नॉट सेल की वैल्यू बताइए। तो हमें इसका रिलेशन भी हमने पढ़ा था, उसको हम अप्लाई कर देते हैं। रिलेशन याद नहीं तो बेसिकली इसको ड्राइव कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। तो डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल के। ये बात हमें पता है। और डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, दूसरी चीज वो होता है माइनस आर टी एल के, या फिर माइनस 2.303 आर टी इंटू लॉग के इक्वल होता है। ये दो बातें हमें पता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ई नॉट सेल पता है हमें, एन की वैल्यू पता है हमें, एफ पता है हमें, ये आर टी का हमें पता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, जो ई नॉट सेल होगा वो इक्वल आ रहा है 2.303 बाय आर टी एन एफ। तो बेसिकली अच्छा ये हमारी नर्स इक्वेशन थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें। तो आप बेसिकली नर्स इक्वेशन लगाइए, आपको पता है ये मेरा जो होता है 0.06 बाय एन इंटू लॉग के इक्वल होगा ई नॉट सेल। ठीक है, क्या निकालना है मुझे सर, मुझे ई नॉट सेल निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। तो एट इक्विलिब्रियम हमें पता है ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, वहीं से नर्स इक्वेशन निकाल के ये हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा फॉर्मूला है, बट एनीवेज लेट्स डू इट। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये जो एन की वैल्यू यहाँ पे टू आएगी, क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो एन मेरा टू आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.06/2 हो जाएगा 0.03। लॉग इसकी वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरी आ जाएगी आपका लॉग दिस, तो 6 प्लस लॉग 1.2 कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैंने ये कर दिया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी वैल्यू आएगी 0.03। 6 प्लस लॉग उसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट आई गेस 0.0708। हाँ 0.08 इसकी वैल्यू होती है। एंड देन हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे ऐड वैड करके, तो हमारा जो ई सेल है इसकी वैल्यू आ रही होगी 0.18 वोल्ट के इक्वल। सो हमारा आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन। तो ये मैं आपको होमवर्क ही दे देता हूँ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर काफी डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये भी सीधा सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं होमवर्क दे देता हूँ। तो दो क्वेश्चन अभी तक मैंने होमवर्क दिए हैं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फेराडेज लॉ उसकी। सो फेराडे साहब के हमारे पास दो लॉ होते थे। फर्स्ट लॉ हमारे पास था, एक सेकंड लॉ था। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। जो फर्स्ट लॉ था वो हमारा कहता था कि कोई भी वो बात करते थे कि हमारे जो हम जो चार्ज वो करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, जो भी हमारा चार्ज हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, तब हमारा कुछ मेटल जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सेप्ट करेगा। देन वो मेटल सॉलिड की फॉर्म में अगर बन गया और वो उस पर आ गया, दैट इज हमारी इलेक्ट्रोड पे आ गया, तब जो वेट डिपॉजिट हुआ होगा वो हमारा सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। ठीक है, अब इसके बराबर हम लिखते हैं जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा चार्ज इज इक्वल टू जेड क्यू। अब जेड क्या होता है हमारा, जेड होता है हमारा इक्विवेलेंस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट बाय एफ, दैट इज एफ इज फेराडेज कांस्टेंट। तो डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडेज कांस्टेंट इनटू चार्ज। बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट वेट को मैं यहाँ ले आता हूँ नीचे, तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू चार्ज बाय फेराडेज लॉ। यहाँ जो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट है ये मैं आप सभी को बता दूं, ये होता है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के बराबर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस एक टर्म टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह में पढ़ते थे। तो जो इसकी वैल्यू होती थी वो होती, या फिर मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंट वेट जो है ना मेरा, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। सर एन फैक्टर क्या, वही जो हम चार्ज की बात कर रहे थे, प्लस दो माइनस प्लस दो वगैरह वाला, उसकी चार्ज की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको लिख दूं डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन फैक्टर मेरा ऊपर आ जाएगा इंटू एन बराबर क्यू बाय एफ। तो क्या ये मेरे मोल्स बन गए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस ये बन गए मोल्स। इनटू एन फैक्टर बन गया है, इनटू एन फैक्टर किसके बराबर हो गया है, चार्ज अपॉन फेराडेज लॉ कांस्टेंट के बराबर हो गया है मेरा। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला डिराइव होके आया है। इस पे अब हमें आगे बात करनी है। ये हो गया मेरा पहला लॉ। अब दूसरा लॉ भी होता है, और चार्ज को मैं आई टी बाय एफ भी लिख देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इंटू टाइम बाय एफ। नेक्स्ट लॉ देखते हैं, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट लॉ। सर नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, नेक्स्ट लॉ हमारा कहता है कि जो हमने भी बात करी थी अभी इसकी, अगर हमारे पास जो करंट हो वो सेम हो, अगर करंट सेम हो तो मतलब क्या सेम हो सर, चार्ज सेम हो जाएगा। अगर चार्ज सेम हो गया तो मतलब एफ तो कांस्टेंट है ही। तो मैं लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ वन इंटू एन फैक्टर ऑफ वन बराबर मोल्स ऑफ टू इंटू एन फैक्टर ऑफ टू को लिख सकता हूँ। ये मेरा सेकंड लॉ आ जाएगा। अब बस हमें यही दो चीजें पता होनी चाहिए थी, और बाकी हमें सीधा रूट पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। First question is how long will it take to produce 10.8 gram of Ag metal from its salt solution by passing current of 3 ampere। अच्छा, सो हमें जो है कुछ कुछ चीजें देखिए, तो हमें क्या लगाना है, हमें सीधा तो वो एक ही चीज लगाते जाएंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर बराबर चार्ज बाय एफ। ठीक है भाई,
इस वक्त याद रखा है, मैं करंट दे रखा है, तो मतलब मैं यूज करूंगा आई टी बाय एफ। ठीक है भाई। मोल्स की निकाल सकता हूँ मैं, यस। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 108 है। एन फैक्टर कितना होगा, एजी जो है सर, एजी हमें पता है, जो एजी है वो एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में ज्यादा, तो एजी की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो 1 आ गया। इज इक्वल टू आई कितना है सर, आई है 3। टाइम निकालना है, फेरेडेज लॉ कांस्टेंट 96500। ठीक है, ये मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पे ये गया, यहाँ से ये 0 गया। जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9650/3। इसको हम देखेंगे तो 3 2 1, देन यहाँ पे 20 आ जाएगा 6, इसके इक्वल आ रहा है। तो टाइम की वैल्यू हमने कैलकुलेशन ऐसे ही फास्ट करनी है अपनी, विदाउट देखे कि 3 से 3 3 9 होता है, 3 लिख दिया, 3 2 6 2 लिख दिया, 3 1 3 होता है, 2 बचा तो 20 लगा दिया 20, देन 3 18 लिख देंगे, यहाँ पे 6 पे आता है, 0.6 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें स्पीड में कैलकुलेशन करनी रहनी है अपनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगेन हमारा 2023 में एजी पर ही सवाल आया। इन्होंने इस बार चार्ज दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन 96.5 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एजी नाइट एजी NO3। यहाँ पे ये चीज मदद करती है हमें एन फैक्टर निकालने में। एजी +1 होगा और NO3 -1 होगा, तो यहाँ से हमें तुरंत पता लग जाता है कि एन फैक्टर हमारा जो है वो 1 होगा। मोल्स कितने हैं, मोल्स की जगह क्या निकालने की, मोलर वेट होता है 108 इंटू मोल्स इंटू एन फैक्टर इज 1 इज इक्वल टू आई टी बाय एफ। आई टी या फिर चार्ज ले लेता हूँ 96.5 डिवाइडेड बाय 96500। यहाँ पे मैंने ये हटाया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो m जो मेरा आ रहा है वो 108 इंटू 10⁻³ ग्राम के इक्वल आ रहा है, जो मास इक्वल आ जाएगा 108 मिलीग्राम के। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखें, यहाँ जो मास रखना है ना सर, ये मेटल का रखना है। कभी आप कंपाउंड का मत रख दिएगा कि NO3 का रख दें मास, तब यहाँ पे परेशानी आ जाएगी। मास हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मेटल का ही रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, और आंसर हमारा 108 हो जाएगा मिलीग्राम। What is the time in second required to liberate 12.5 gram iodine from KI solution by electrolysis using 4 एम्पियर करंट। अच्छा, इस बार हमें आयोडीन के बारे में बात करी गई है, तो मतलब I2 गैस है, फ्रॉम KI सॉल्यूशन से हमें आयोडीन निकालनी है। ठीक है, तो इसकी भी बात करते हैं। तो KI सॉल्यूशन से हमें क्या निकालना है, हमें I2 लिबरेट करनी है। तो आयोडीन क्या होती है, -1 होती है। अच्छा, तो KI अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आयोडीन I- होगी, ये किस में जा रही होगी, ये I2 में जा रही होगी, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे। ठीक है, अब लगाते हैं अपना फॉर्मूला। तो मोल्स कितने निकालेंगे, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर कितना आ रहा है सर, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक भी कर लूंगा अभी। मोल्स इंटू एन फैक्टर बराबर आई टी बाय एफ यहाँ 4 इंटू टाइम इज टी डिवाइड बाय एफ इज 96500। अब यहाँ पे ये हटाएंगे, ये 0 आ गए, इससे ये गया, 1 0 से 1 0 का, ये 2 से आ गया। तो टी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 9650/2। ये आ जाएगा मेरा 4824.5 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा मेरा टाइम की वैल्यू। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10.8 ग्राम सिल्वर। अच्छा, सो स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन लिया है मैंने, ये इसी वजह से लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको वो कंसेप्ट बता सकूँ कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या है, ये सारा कैसे। मैंने आपको बस एक चीज बता दूं, 1 फैरेडे के बारे में बताया था। ये जो फैरेडे होता है ये 96500 होता है। इसकी एक खास बात है कि इसको वी कैन ऑल्सो सी चार्ज ऑन या फिर चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कहते हैं 1 फैरेडे। ये बात याद रखो बस, यहीं से सारा खेल खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, कितने के मोल चाहिए। अच्छा, तो लगाते हैं फॉर्मूला, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1, एन फैक्टर 1 होता है, इज इक्वल्स टू चार्ज क्या है वही हमें निकालना है। क्यों भाई, क्योंकि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है हमारा चार्ज के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के, चार्ज बाय एफ। ठीक है, इसको हटा, ये 0 लगा, ये आ गया। तो मेरा जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है F/10 के इक्वल। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, 0.1 F के इक्वल है। तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, 1 मोल होता के इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है F, तो 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे चाहिए इन ऑर्डर टू गेट माई फाइनल आंसर। तो कितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स लगेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन के मोल्स लगेंगे, वो लगेंगे 0.1। सो मेरा आंसर भी हो जाएगा 0.1 विल बी दी आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। कंसेप्चुअल बातें यहाँ थोड़ी की, 1 फैरेडे को हम कहते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, बाकी हमें सीधा सा वही फॉर्मूला लगाना था जो हम बहुत देर से यही लगा जा रहे हैं, देख रहे हैं एक ही फॉर्मूला आ रहा है। 2023 में इतने सवाल आए हुए हैं इसी कंसेप्ट पे, बस क्या बताएं,
और सिल्वर पे ही पूछना है, ये भी खास बात देखिए, सिल्वर पे ही पूछना है ये सवाल यहाँ पे। पीछे के आई पे था, ये सिल्वर पे, ये सिल्वर पे, 3 क्वेश्चन हमने देखे, ये सारे के सारे सिल्वर पे ही मिल रहे थे हमें। सो आप अच्छे खासे क्वेश्चन हमें सिल्वर पे ही दे रखे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ mg। अच्छा, ये मैं आपको ऐसा करता हूँ, होमवर्क देता हूँ भाई, क्योंकि अब कुछ होमवर्क भी तो करेंगे, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सीधा सा डायरेक्ट। देन यहाँ पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट 10 ग्राम, या ये भी सीधा सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। देन नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस द मास ऑफ फ्लूइड, ये भी मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट पे, तो 3 क्वेश्चन मैंने लगातार आपको होमवर्क दिया, और तीनों हमारे कैल्शियम क्लोराइड पे, तो इसका मतलब पहले कैल्शियम और मैग्नीशियम पे पूछ रहा था भाई ये, अब पूछ रहा है सिल्वर नाइट्रेट पे। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये इसको कुछ काम करेंगे, बस इसको एक बार रीड कर लीजिए कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं। 2 तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वाली को हम एसएचई कहते हैं, और सेकेंडरी वाले को कैलमोल, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड एंड ग्लास वगैरह की कहते हैं। इसमें कुछ लेना देना ऐसा नहीं है, ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस एक बार इसको रीड करने के लिए मैं ये स्लाइड लेके आया हूँ। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास 2 तरीके के गैल्वेनिक सेल होते हैं। एक होता है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल और एक होता है सेकेंडरी। फिर गैल्वेनिक सेल होता है क्या, अगर मैं गैल्वेनिक सेल बताऊं, ये हमारा नॉर्मल लाइफ में जो हमारी बैटरीज होती हैं उसी को हम कहते हैं ये गैल्वेनिक सेल, ठीक है। प्राइमरी मतलब जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी मतलब जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब जो हमारा जो घर में जो सेल होता है ना, घड़ी घड़ी वाला, तो मतलब वो इसकी कैटेगरी में आता है वो जरूर, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं हो पाता सर। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ मोबाइल मोबाइल की बैटरी, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी वोल्टेक सेल के उसमें आती होगी कैटेगरी में। क्यों आती होगी, क्योंकि वी कैन रिचार्ज। मेजर डिफरेंस हमने यही देख लिया, ठीक है। अब जो है ड्राई सेल है, इसको हम लेंगे सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मेरे हिसाब से डिटेल होगी, टेबल उस पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल दे रखी है, यहाँ पे ड्राई सेल की टेबल दे रखी है सबसे पहले। यहाँ पे ड्राई सेल का जो ईएमएफ है वो 1.5 के लगभग होता है। एनोड हमारी जिंक की होती है, कैथोड पर कार्बन होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं वो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ दिस ये यूज करते हैं। कुछ कुछ चीजें इसकी याद होनी चाहिए, जैसे हमारी एक तो ये रिएक्शन याद होनी चाहिए सर, कि रिएक्शन क्या क्या होती है जिंक उस पे, जो मेन रिएक्शन है ये चीज हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये काम की होती है सर। ये हमने देखा कि हमारी जो ये होती है जिंक, हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन। अब अमोनियम किस में रिड्यूस हो जाता है, अमोनियम हो जाता है, यूज करते हैं हम MnO2 का इसमें, एज एन मतलब हम कोई भी ऐसे यूज करते हैं MnO2 का, ये रिएक्शन में हमें यूज करते हैं इसका। और हमारा 1.5 होता है। अगर हमने जो है इसकी एक चीज ये होती है कि अगर हमने इस NH4Cl को NaOH से रिप्लेस कर दिया, तो हम ड्राई सेल को एल्कलाइन ड्राई सेल भी कहते हैं। सो ये कुछ छोटी सी बात बता रहा था मैं आपको। देन आता है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। सर लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी हमारा, अब बाकी जितने भी हैं सारे हमारे सेकेंडरी की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, तो मतलब रिचार्ज हो पाते हैं। इसका ईएमएफ लगभग 2। देन क्या चीज़ है इसके बारे में, देन इसके बारे में जो चीज़ है वो ये है कि सॉरी, देन लेड स्टोरेज बैटरी में हमारी 2 लेड की वो होती हैं प्लेट्स, पैक विद स्पॉन्जी लेड। देन लेड की प्लेट्स होती हैं, यहाँ पे हम H2SO4 यूज करते हैं 38% बायोमास, ताकि हम कंडक्शन वगैरह कर पाएं। ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई, ये हमारी कैथोड की रिएक्शन है। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है, कुछ कंसेप्ट आता है कि अगर यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन मेरी है, ओवरऑल रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। ये किसकी रिएक्शन होती है, ये हमारी जो रिएक्शन दिख रही है ये होती है हमारी डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग का मतलब सर, मतलब जब हम बैटरी यूज कर रहे हो, ये हमारी है रिएक्शन डिस्चार्जिंग की। जितनी भी आपको ऊपर रिएक्शन दिख रही होंगी, ये तो हमारी चार्जेबल बैटरी में ये हमारी डिस्चार्जिंग रिएक्शन होती है। इसका मतलब व्हेन वी आर यूजिंग। बट अगर मैं कहूँ सर रिचार्ज करना होगी, तो रिचार्ज के लिए, फॉर रिचार्ज, फॉर रिचार्ज आपको एक काम करना होगा, जो रिएक्शन लिखनी होगी तो उस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स द रिएक्शन, रिएक्शन जैसे ही रिवर्स हुई वैसे ही हमारी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। थर्ड आता है हमारे पास निकल कैडमियम का सेल आता है भाई, इसमें कैडमियम की एनोड यूज करते हैं हम। ये सारी चीजें KOH वगैरह हम यूज करते हैं। ये इसकी रिएक्शन हो गई, ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। एंड देन हमारे पास ये इसको उल्टा करेंगे तो वही डिस्चार्जिंग की चार्जिंग की रिएक्शन आ जाएगी। देन मरकरी बैटरी, यहाँ पे इसकी यह खास बात होती है कि देखेंगे इसकी जो नेट सेल है ना, इसमें कोई भी हमारे पास आयनिक इंटरेक्शन यूज नहीं है। मतलब क्या सर, यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे लेड सल्फेट में लेड वगैरह ये सब यूज है, बट ये जो मरकरी सेल है ना, इसमें हमारे पास कोई भी आयन यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ना, हमें एकदम स्टीडी पोटेंशियल देती है, मतलब इसका जो है पोटेंशियल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती, कॉन्टिन्यूसली पोटेंशियल देती रहती है ये। 1.35 वोल्ट का, मतलब वो कम नहीं होता। ये इसकी खास बात होती है मरकरी बैटरी की, शायद ये आई गेस मरकरी सेल की ये खास बात होती है। देन आता है निकल कैट, हमने निकैड भी पढ़ लिया। अब लास्ट बचा है हमारे पास हाइड्रोजन और H2O2 फ्यूल। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। H2O2 फ्यूल में ये हमारी इसकी रिएक्शन है कुछ, ये इसके काफी सारे एडवांटेज हैं कि काफी एफिशिएंट होता था थर्मोडायनेमिकली, इसमें ये सब यूज करते थे। दो नाम इसकी कार्बन की वो यूज करते थे, क्या वो हमारी इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज करते थे। सो ये हमें थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना था सेल्स के बारे में, ये हमने पढ़ लिया है। बाकी इसमें मेजर याद करने का, बट इट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इसमें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो आई गेस लास्ट टॉपिक है आज का, वो है
है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे क्या होती है ये इसके बारे में बात करते हैं, बल्कि मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूमोनिक, ताकि काफी इजीली रहेगी फिर याद करने में। सो इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में अगर आपको लिखूं, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, देन वी हैव कार, फ्रिज, सीडी, को, नी, स्ने, देन फॉर पीवी यूज प्रभा, एंड देन वी हैव हाइड्रोजन प्रवाही। देन उसके बाद हम यूज करेंगे क्यों, आई, आज, हांगकांग, बी आर, पीटी, देन फिर क्लोरीन, देन एयू, एंड देन हमारा आएगा F। सर ये क्या लिखा है, ये मैंने एक पूरी सीरीज लिखी है। सर इस सीरीज का फायदा क्या है, आप यहाँ से देखेंगे यहाँ से ये शुरू है और वहाँ खत्म है, तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे पहले, देन यू नीचे जाएंगे, देन यू, एंड देन फाइनली आप यहाँ पे जाके रुकेंगे, इस तरीके से आएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना, ये हमें बता दी है हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम डाउन द जाते हैं, डाउन द लाइन, डाउन द सीरीज, हमारा जो एसआरपी है या फिर ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है वो इंक्रीज करता है। मतलब जो टॉप मोस्ट पे है ना, टॉप वाले का, टॉप मोस्ट हैव नेगेटिव एसआरपी, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा नेगेटिव, और बॉटम वाले का वो होगा पॉजिटिव। तो इससे हम ये बता सकते हैं जो टॉप मोस्ट वाला होगा, जिसकी भी एसआरपी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, मतलब वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो जितनी नीचे होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब हमारा जो यहाँ लिथियम है, हमने ये भी पता है कि लिथियम बहुत ही अच्छा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो हमारा लिथियम है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वेयर एज ये फ्लोरीन हमारा, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट कहना था, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और यही फ्लोरीन हमारा यहाँ पे ये जो लिथियम हमारा बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जी हाँ जो मैं बता रहा था। और ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो लिथियम किसी सबको रिड्यूस कर देगा, और फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर देगा और सबसे रिड्यूस हो जाएगा, ये खास बात होती है इसकी। अब यहाँ पे ये लिख रखा है लेफ्ट ऑक्साइड स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड यहाँ पे ये जो है हमारा यहाँ लिख रखा है राइट साइड स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारा सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे ई नॉट के लिए देखिए इतनी लिख रखी है, -3 दिस दिस दिस, एंड यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब जो सबसे ऊपर होगा वो सबको रिड्यूस कर देगा, जो सबसे नीचे होगा वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इसकी खास बात होगी। और फिर वाकई हमें सीरीज याद होनी चाहिए। अगर हमसे पूछ लें कि सोडियम और कैल्शियम में से कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो हमें पता है कैल्शियम ऊपर है, तो कैल्शियम रिड्यूस कर देगा, किसको कर देगा, सोडियम को कर देगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें पढ़ना था। इसमें और थोड़ी बहुत रिड्यूसिंग पावर पढ़ ली, रिएक्टिविटी भी हमारी कुछ इसी तरीके की होती है। देन हम थर्मल स्टेबिलिटी भी लाते हैं, पर वो हमारे इतने काम का नहीं है, तो उसमें नहीं जाते हैं। अब चलते हैं, आई गेस क्वेश्चन शुरू ही करते हैं अपने, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे पता लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता होगा या कंपैरेटिवली आता होगा वो आता होगा। तो कैसे, सबसे पहले ली है, देन पोटेशियम है। क्या लिथियम है, नहीं सर पोटेशियम है। तो पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बस सीरीज याद होनी चाहिए, बाकी कोई काम नहीं है इसमें। विच फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट यूजुअल टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। अच्छा कौन इसमें इजीली अपना मतलब कंपैरेटिवली इजीली रिडक्शन चलाएगा। इसका मतलब अगर अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो मतलब क्या होना चाहिए, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, देखते हैं अपनी सीरीज में। क्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कहीं आपको दिखेगा जरूर। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि सर ऑक्सीजन जो है वो हमारा कहीं भी रिडक्ट उसमें नहीं आता, उसकी कैटेगरी में, कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नहीं देखा। बट एक बात हमें पता है कि वो है नॉन मेटल, हाँ सर ये तो पता है हमें। अब यहाँ पे नॉन मेटल से क्या रिलेट कर सकते हैं हम ये देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ पे जो यहाँ की साइड है, यहाँ तक दैट इज हाइड्रोजन तक, मैक्सिमम हमारे जो है वो आएंगे मेटल्स। नीचे तक जितने भी हैं ये सारे मेटल्स हैं। यहाँ से नीचे नीचे मैक्सिमम अच्छे मेटल्स आएंगे। देन यहाँ पे शुरू होते हैं नॉन मेटल से, आयोडीन आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन। और हमें ये भी पता है जो क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीजन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन भी हमारा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारे मेटल्स हैं, मेटल जनरली रिड्यूस होना
नहीं चाहते, मेटल जनरली चाहते हैं कि इन पे प्लस चार्ज आए, मेटल जनरली इनकी टेंडेंसी ही ऐसी होती है। सो यहाँ पे एक ही नॉन मेटल है, तो हमारा इसके हिसाब से यही आंसर होगा। और भी आपको अनइवन सही लग रहा होगा कि क्या कैसे मान लें कि कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं सुना, निकल नहीं सुना, मैग्नीशियम कभी नहीं सुना, पर ऑक्सीजन हो सकता है और वही होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज इज रिड्यूस बाय टिन इजिली। अच्छा, इनमें से कौन ऐसा है जो टिन से रिड्यूस हो सकता है? टिन क्या है सर? टिन होता है हमारा एसिड। अच्छा, अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो टिन के नीचे जो है उन्हीं को रिड्यूस कर पाएगा। टिन के नीचे क्या आता है? सबसे पहले लेड आता है। क्या लेड है? नहीं। देन हाइड्रोजन आता है, देन कॉपर आता है, देन आयोडीन आता है, देन एजी आता है, ये सब आते हैं। जिंक तो हमारा टिन से बहुत ऊपर आता है, आयरन भी ऊपर आता है और सोडियम भी बहुत ही ज्यादा ऊपर आता है। ये सारे टिन से ऊपर आते हैं, बट आयोडीन आप देख पा रहे होंगे नीचे आता है। तो इसका मतलब जो टिन है, इट कैन रिड्यूस आयोडीन इजिली, बिकॉज हमने पढ़ा है जो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला उसको इजिली रिड्यूस कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने ये पढ़ लिया है, फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस पे कोई डिबेट नहीं करनी है, बढ़ते हैं। इन ड्राई सेल विच एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होती है? तो ड्राई सेल हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि एक प्राइमरी बैटरी होती है, और ये एक गैल्वेनिक सेल है, और इसमें नेगेटिव जो होता है वो हमारा होता है एनोड इज नेगेटिव, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और हमें पता है इन दिस पर्टिकुलर केस वो हमारी जिंक की होती है, इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है कि हम इसमें देखें। देन कैथोड पे हमारा MnO2 NH4 प्लस वगैरह ये सब होते हैं, इस पे डिबेट नहीं करनी। बात हमारा है कि आंसर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक होती है। आइडेंटिफाई द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें से कौन वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कैसे पता लगाएंगे? वो हम ऐसे पता लगाएंगे, जो भी अगर इसमें से कोई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा होगा, लिथियम हमारा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो Li प्लस इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें से कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? हमें पता है गुड क्या, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा लिथियम होता है। तो देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारे आते रहते हैं। 2023 के ये क्वेश्चन देखे हमने, देन हमने देखे 2016, 17, 22 में भी आए हैं, तो और भी क्वेश्चन आते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वोल्टेक्स सेल। इसमें से कौन सा नहीं है जो मतलब प्राइमरी को ट्राई सेल है, कोई डिबेट नहीं करनी, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस ड्यू टू रिडक्शन ऑफ NH4 आयंस। अच्छा, NH4 आयंस पे कौन सी गैस रिड्यूस होती है? हमें पता है जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारी एक गैस निकल रही होती है, दो की होती है, अमोनिया आएगी जितना मुझे याद आ रहा है। सो आंसर इज गोइंग टू बी अमोनिया। क्लोरीन तो नहीं निकलती, ना ये निकलती, ना ये निकलती, तो अमोनिया से ही, अमोनियम आयन से ही कुछ ना कुछ अमोनिया निकलती है, और यही हमारा आंसर होगा। और मैं जहाँ तक याद आ रहा है शायद वहां पे जो है बुक में हमारी NH3 एक्वस लिखा होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वो एकदम गलत बात है, एक्वस अमोनिया नहीं निकलता, हमारी जो गैस अमोनिया है, अमोनिया गैस की फॉर्म में निकलता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि गैस और मतलब उसके बारे में भी ना, कि एक्वस वगैरह के बारे में, ये भी चीज ध्यान रखनी है। तो हमने ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर अब कवर कर लिया है। आई होप आपको क्वेश्चंस करे होंगे। आप बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। बहुत सारी थ्योरी प्रैक्टिस वगैरह हम कराते रहेंगे, और जाके आप हमारे टेस्ट में, हमारे ऐप में जाके टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो जाइए, और यहाँ पे QR कोड है, उनको भी स्कैन करके हमसे कनेक्ट कर